हेलो, वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभुजी विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष का छठे सेमेस्टर के बीए, बीएससी, बीकॉम में यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के रूप में अनिवार्य प्रश्न पत्र है तथा उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में भी यह अनिवार्य प्रश्न पत्र है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों जैसे बीबीए, बीसीए, बीएससी, एजी में भी यह पाठ्यक्रम अनिवार्य है। अगर आप अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर कानपुर विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से, तो यह सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न पत्र को, जो कि 100 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को संकलित किया गया है। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम बात कर लें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभुजी विश्वविद्यालय में, तो यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम छठे सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संप्रेषण कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। केवल हम रज्जुभुजी विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यहाँ इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न आएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी कि कुल 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र के अंक आपके परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन आपको 40 अंक न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर आप 40 अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 40 अंक प्राप्त करें या 100 में 100 अंक प्राप्त कर लें या 50 अंक प्राप्त कर लें या 60 अंक प्राप्त कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वालिफाइड आपके परीक्षा परिणाम में लिख कर आ जाएगा, उसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप 1 अंक कम पाते हैं, चाहे 39 अंक पाइए, चाहे 0 नंबर पाइए, चाहे 1 नंबर पाइए, चाहे 2 नंबर पाइए, यानी कि 0 से लेकर 39 के बीच में कोई भी अंक प्राप्त करते हैं तो आपके परीक्षा परिणाम में एन क्यों लिख कर आ जाता है, और फिर आपका परिणाम पूरा क्लियर नहीं हो पाता है जब तक आप उसको क्यू में नहीं बदल देते हैं, यानी कि क्वालिफाइड। फिर आपको बैक पेपर उसका भरना पड़ता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न पत्र है, ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है। पहला प्रश्न है, 100 प्रश्न देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एक, वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है, वह है। अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो हमने अंग्रेजी माध्यम में भी इसको टाइप किया हुआ है, तो आप अंग्रेजी माध्यम में भी इसको पढ़ सकते हैं। केवल हम हिंदी माध्यम पढ़ते जा रहे हैं। वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है, वह क्या है? उसको हम खदान कर्मी कहते हैं। ठीक है, बहुत एक डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी जिसको कहते हैं। आपके प्रश्न पत्र का नाम भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लास्ट में है। तो ये व्यक्तित्व है क्या? जो ऊपर से रूप रंग दिखता है कि बहुत हैंडसम दिख रहा है, फला लड़की बहुत हैंडसम दिख रही है, या जो भी हो, तो वह रूप रंग वह पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी वह है कि जो आपके व्यवहार में, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वह आपको परिभाषित करती है कि व्यक्तित्व आपका कैसा होना चाहिए। तो ये विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। ये व्यक्तित्व की परिभाषा है, यानी व्यक्तित्व इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे होगा? तो पर्सनल ग्रूमिंग प्रदर्शित रूप रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतों से यह होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है? तो व्यक्तिगत सौंदर्य के उदाहरण है कि अच्छी आदत होना चाहिए, जो कि स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरी, और फिट कपड़े पहनना और साफ़ सुथरा दिखना, ये जो है वह व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है। ये व्यक्तिगत सौंदर्य की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा का क्या भूमिका है या क्या भूमिका निभाती है? तो इसका विकल्प आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगी कि यह
आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। शारीरिक भाषा यानी कि आपका पर्सनल ग्रूमिंग क्या है व्यक्तिगत सौंदर्यता में। यह जो प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 40 अंक पास मार्क का है, यानी कि अगर 40 से कम जैसे ही आप एक भी अंक कम प्राप्त करते हैं, ओमार पर है तो ओमार पर मशीन से आपका ओमार चेक होता है, इसमें अध्यापक नहीं लगते हैं। तो कई विद्यार्थी कई बार कमेंट करते हैं कि सर हम कैसे फेल हो जा रहे हैं। जब आप उमार को गलत फिल कर देंगे, कहीं रोल नंबर वगैरह गलत फिल कर देंगे तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि आप उमार गलत फिल कर देते हैं, जैसे आप छठा प्रश्न हल कर रहे हैं और छठा प्रश्न का आपने टिक लगा दिया पहला और आपने लगा दिया गोला सी में, तो उससे क्या, तो आपने इसमें ए लगाया ना बुकलेट में अपने, लेकिन आंसर शीट में अपने सी लगा दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे ही करके आपका कभी गलत हो जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब प्रश्न का गोला भरें तो जौन से जिस प्रश्न के आप गोले को काले कर रहे हैं उस प्रश्न को ही देखें ध्यान से। अगला प्रश्न है साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है। इंटरव्यू पहले तो देखना आपको है कि आप किसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी उद्देश्य से आपको इंटरव्यू देना होता है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना होता है। अगर आप किसी कंपनी में कोई जॉब के लिए कर रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या है उसके हिसाब से तैयार होना पड़ता है। तो यानी कि आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा कि कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना, ये आपका विकल्प नंबर सही हो जाए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जब सामान्य साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी और अपने अनुभव और उपलब्धियों को समझ कर कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है, उसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। जब समूह चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप उससे बचें समूह चर्चा में। तो समूह चर्चा में आपको ध्यान रखना है कि रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरे के विचारों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए कि कोई बिना फीडबैक आप सही न दें और बस दूसरों के विचारों, जो भी अगले व्यक्ति ने बोला है उसके विचारों की बस आलोचना करते ही जाइए। तो ऐसा नहीं करना है, इससे बचना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है बॉडी लैंग्वेज क्या है। प्रश्न नंबर 9 है आपका। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार, यही है बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आप दूसरे के इशारे, चेहरे के भाव से ही समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे कोई अभी दुख में है तो उसके चेहरे का भाव एकदम उतरा हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे आप जान जाते हैं कि हाँ ये फला व्यक्ति दुखी है। लेकिन किस लिए दुखी है जब उससे पूछते हैं तभी वह बताता है। अगला प्रश्न है मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 10। तो इसका उत्तर होगा कि यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। अगला प्रश्न है संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है। तो इसका आपका जो विकल्प हो जाएगा कि आप संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण का मतलब है कि एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो नज़र दोनों व्यक्ति की मिलनी चाहिए। तो उसका अर्थ यही है कि आप आत्मविश्वास और ईमानदारी और सावधानी से अपनी बातों को बता रहे हैं। अगर जैसे आप कुछ चीज़ गलत बोल रहे हैं उसमें, तो निश्चित रूप से आपकी नज़र सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलेगी। तो ये संचार में जब आप की आंखें सीधे नज़र मिलाकर बात करेंगे तो आत्मविश्वास उसमें झलकेगा और ईमानदारी और सावधानी। अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो संचार प्रक्रिया का उद्देश्य है व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को
संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? नॉन वर्बल और वर्बल दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो गैर मौखिक संचार वह है जो लिखे नहीं जा सकते हैं, जिसको हम अपने हाव भाव से बताते हैं, यानी कि हाथों के इशारों का उपयोग करना। ये विकल्प में है। हो सकता है कि आपको प्रश्न जो पूछा जाए भविष्य में नॉन वर्बल से, तो इसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पर जैसे दे दिया कि आँख के इशारों से, ठीक है, तो ये चीज़ें नॉन वर्बल में हो गई। और वर्बल में जो चीज़ें आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, मेल भेज रहे हैं, ये सब वर्बल में आ जाएंगे। मैसेज कोई लिख रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, या कोई पत्र लिख रहे हैं, या कोई कागज़ में आप पत्र लिख कर दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें मौखिक में आ जाएंगी, यानी कि वर्बल में आ जाएंगी। और नॉन वर्बल में वो चीज़ें आएंगी जो आप अपने शारीरिक भाव भंगिमा है उसके बिहाफ पर, तो ये नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व है? संचार में जो अस्पष्टता है वह समझ को बढ़ावा देता है और भ्रम को कम करता है। संचार में अस्पष्टता तभी आएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण है, श्रवण यानी कि सुनना, लिसनिंग। आप सक्रिय यानी एक्टिव होकर के सुन रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप वक्ता पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और संदेश को समझ रहे हैं, तब उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं। ये आपका विकल्प सही होगा, सी। कभी कभी क्या होता है कि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, बस हाँ अगला व्यक्ति बोल रहा है लेकिन उसको सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत नहीं आता है। कभी आप अपने घर पर रहते हैं, आपके पिताजी माताजी या कोई बड़े भाई बहन कुछ कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, तो आप करते रहते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते कि क्या बोला जा रहा है सही से, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देते। और कभी कभी ऐसे क्लासरूम में भी होता है, जब आप पढ़ते हैं अपनी कक्षाओं में बैठकर, तो अध्यापक पढ़ा रहा है, उसको कुछ समझा रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और फिर उससे जब अध्यापक आपसे पूछता है कि हाँ बताइए, आप खड़े होकर बताइए कि हमने क्या पढ़ाया, तब पता चलता है कि आप खड़े हो जाते हैं और कुछ बता ही नहीं पाते, क्योंकि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा कि वक्ता पर पूरा ध्यान देना कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और क्या कहना चाहता है, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न नंबर 16 है, संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प नंबर, ये प्रश्न नंबर 16 है। तो संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है, यानी कि वह समझ में आ जाता है अस्पष्टता के बिना, ठीक है, समझ में आ गया है, यानी कि स्पष्ट हो गया उसको सब चीज़ें, तभी वह स्पष्टता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है? तो लिखित संचार की जो बाधा है वह है व्याकरण और वर्तनियों की त्रुटि हो जाती है। ये बहुत बड़ी बाधा है। जैसे आप मैसेज में कभी कभी लिखते हैं, देखते हैं कि जो नए अब लड़के हैं वह थैंक यू टी क्यों लिख दिए, थैंक यू हो गया। अब जो थोड़ा सा ज़्यादा एज के हैं, उन जितना वो इतना फ्रैंकली नहीं हुए हैं मोबाइल के कम्युनिकेशन से, वो समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कभी लोग ऐसे हाय में एच केवल लिख देते हैं, हाय, ठीक है, और कई चीज़ें हैं जिसको हमको खुद ही नहीं पता है कि जो नए एकदम जनरेशन में है छात्र, वो एकदम बहुत ही शार्ट में लिखते हैं। तो ये, और व्याकरण, और कभी कभी ये तो शार्ट हो गया, और व्याकरण और वर्तनियों की त्रुटियाँ भी होती है कि कभी लिखना कुछ है, उनको कम्युनिकेशन लिखना है, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग नहीं पता है, ऐसे लिख दिए कम्युनिके, ठीक है, फिर आधी स्पेलिंग उसमें वो हो गया, मिस्टेक हो गया, तो नहीं समझ पाता है अगला व्यक्ति कि क्या उसमें लिखा है। तो ये व्याकरण की वर्तनियाँ की जो त्रुटियाँ होती हैं वो लिखित संचार में बाधा हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक संचार का उदाहरण
क्या है। तो मौलिक संचार का जो उदाहरण है वह है किसी से आमने सामने बात करना। ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने बताया ना, ये आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी देखना है। वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक, किसी से आमने सामने बात करना। बाकी चीज़ें भी वर्बल में भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर मौलिक संचार का उदाहरण दे दिया है। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा सही ये है, ठीक। बाकी ये तो नॉन वर्बल में आ जाएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग, ये नॉन वर्बल में आ जाएगा, ये वर्बल। बाकी चीज़ें तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही ये है, ठीक। बाकी ये भी वर्बल में आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में आ जाएंगे आप। अगला प्रश्न है, बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों ज़रूरी है? प्रश्न नंबर 19। मेकअप को रात भर ताज़ा बनाने रखने के लिए, कि अगले दिन मेकअप लगाने के लिए, या सुबह का समय बचाने के लिए, या त्वचा को सांस लेने देने और रोम छिद्रों को बंद होने से बचने के लिए? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 19 का, कि मेकअप को हटाना क्यों ज़रूरी है रात में सोने जाने से पहले। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आप लोग बताएंगे कि ए सही होगा कि बी, कि सी, कि डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है? तो व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा माना जाता है? पारिवारिक आपका जो पालन पोषण और वांशिकी अनुवांशिकी आपके जेनेटिक क्या है, वह व्यक्तित्व का आपका निर्धारक माना जाता है। आपका लिंग पुरुष है या महिला, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके आँखों का रंग किस प्रकार से है, उससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। आपका रक्त पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सब भी मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है कि आपका पारिवारिक पालन पोषण कैसा हुआ है और आपकी आनुवंशिकी क्या है। ये व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? तो बायोडाटा आप जानते ही होंगे। तो इसका जो उद्देश्य है कि किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना, यही बायोडाटा में शामिल होता है, जिसमें आपको कई चीज़ें लिखी होती हैं। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। तो समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, कैसे बढ़नी चाहिए? तर्कों के साथ। आपका तर्क सही होना चाहिए, तभी आप समूह चर्चा आपका सही है, अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं है समूह चर्चा का, कि आप कुछ भी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत अपने पर्सनल ग्लोरी के साथ बता रहे हैं, तो ये भी चीज़ें नहीं, सत्य के साथ बता रहे हैं। सत्य होना चाहिए, लेकिन उसमें तर्क भी होना चाहिए, ठीक। तो ज़्यादा सही आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा जब आपकी हो रही है तो किससे आपको बचना चाहिए? तेज़ी से बोलना, प्रश्न पूछना, बोलने वाले तत्व अस्पष्टता के साथ बोलना। तो इसमें आपको किससे बचना चाहिए? तो बचना चाहिए आपको तेज़ी से बोलने से बचना चाहिए, ठीक है। बाकी तो प्रश्न आपको समूह चर्चा में पूछना ही है, तथ्य पूछना भी है, बोलने वाले तथ्य और अस्पष्टता के साथ भी बोलना है, ये तो करना ही है समूह चर्चा में। लेकिन तेज़ी के साथ नहीं बोलना है कि बहुत तेज़ी के साथ बोल दें और अगला व्यक्ति हो सकता है समझ ही न पाए कि आपने कहा क्या। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? आपको मुखर होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में साक्षात्कार मूल्यांकन क्या आकलित करता है? तो आकलित करता है आपका साक्षात्कारकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन आपका होता है, इसमें यही आकलन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका जो अस्पष्टवादिता है वह प्रभावित नहीं करता है, बाकी सभी प्रभावित करते हैं। आपका नकलीपन, अस्पष्ट धारणा, ध्यान, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख किया जाता है। तो नाम और पते का उल्लेख किया जाता है ऊपरी और बाएं किनारे पर, ठीक है, कौशल प्रोफाइल में। अगला प्रश्न है, सीवी के शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? जो सीवी आपका होता है उसमें उद्देश्य का विवरण लिखा रहता है कि इसका उद्देश्य क्या है सीवी का।
अगला प्रश्न है बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? तो बायोडाटा में आपका उल्लेख होता है, 4 ऑप्शन है, पता, आयु, राष्ट्रीयता या उपयुक्त सभी। तो बायोडाटा में ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है समूह चर्चा उम्मीदवार की किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों से बातचीत करने की क्षमता का आकलन करता है। समूह चर्चा जब भी होती है तो आपकी किस विषय जो विषय है वह दूसरे से जो बातचीत करने हैं उसमें आपकी क्षमता का आकलन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? तो बायोडाटा में आपके कैरियर का क्या लक्ष्य है यह प्रकट नहीं होता है। अगला प्रश्न है समूह चर्चा में उम्मीदवार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समूह चर्चा में उम्मीदवार का मुख्य उद्देश्य होता है चर्चा में सकारात्मक योगदान देना। अगला प्रश्न है बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों संयुक्त रूप से कौन सा कार्य करते हैं? ये आपका प्रश्न है, ओवरलैपिंग कार्य। अगला है 2 समान कार्य। अगला ऑप्शन है 2 अलग अलग कार्य या वही कार्य। ये आपके 4 ऑप्शन है इसमें। प्रश्न नंबर आपका 33 है, 33 नंबर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह सी नंबर सही हो जाएगा कि 2 अलग अलग कार्य वह संयुक्त रूप से कार्य करता है, बायोडाटा और आवेदन पत्र। अगला प्रश्न है उम्मीदवार के खाली स्थान का मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न किस लिए पूछे जाते हैं कि आपको जो संभलने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं, इसलिए यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है करिकुलम वैटी किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न है। तो ये लैटिन भाषा का आपका शब्द है। इसको तो बस आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ समझ की बात नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ें। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बाएं भाग से क्या नियंत्रित होता है? तो मानव मस्तिष्क के जो बाएं भाग होता है उससे तर्क और तार्किकता यानी कि लॉजिक और रीजनिंग ये। अगला प्रश्न है आवेदन पत्र क्या है? आवेदन पत्र आपकी मुख्य शक्तियाँ और नौकरी के लिए उपयुक्तता का विवरण है। अगला प्रश्न है एक साक्षात्कार में जब आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्वीकार कीजिए कि आप उत्तर नहीं जानते हैं। हाँ, ये नहीं कि उसको घुमाते रहिए। अगर आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं तो सीधे सीधे बताइए कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, सॉरी उनको बोलिए सामने वाले को। अगला प्रश्न है किसी नौकरी की रिक्तता के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक ऐसे बायोडाटा प्रस्तुत करना है जो उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया है, ठीक है। अगर जिस पद की रिक्ति है तो उसमें बायोडाटा को प्रस्तुत करना है तो उस पद के लिए आपका क्या उसमें आपको जानकारी है, विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेष रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें प्राथमिक आपका उद्देश्य जो है वह वक्ता को उचित रूप से समझना और व्याख्या करना और जवाब देना। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक सूचना इस विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूबीगी विश्वविद्यालय की मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है, वहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में छात्र छात्राएँ जुड़े हुए हैं। हर एक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? साक्षात्कार में आप जो गैर मौखिक संचार है उसमें क्या शामिल होगा? तो गैर मौखिक संचार जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चेहरे का भाव और हाव भाव शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार। आपको हमने शुरू में बताया नॉन वर्बल, ठीक है, बाकी सभी क्या हैं? ये वर्बल हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है?
तो ये आत्म जागरूकता का अर्थ है कि अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहें। आत्म जागरूकता यही है कि आप पूर्वाग्रह के प्रति अगर नहीं सचेत हैं तो निश्चित रूप से आपको साक्षात्कार में आपका जो साक्षात्कार होगा वह प्रभावी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है कि साक्षात्कारदाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? प्रश्न संख्या आपका 44 है। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। अगला प्रश्न आपका 45 है, एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है? पुष्टि का महत्व है कि साक्षात्कार के कर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? प्रश्न नंबर आपको 46 है, साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृत और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला 47 है, निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? सीवी होता है जिसको हम करिकुलम विटाए कहते हैं, या रिज्यूमे, या बायोडाटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सबसे बढ़िया सुविस्तृत होता है वो आपका सीवी होता है, जिसमें आपका विस्तृत जो डाटा है वह लिखा होता है। अगला है 48, बायोडाटा में समानता कुल कितने संपर्कों के संदर्भ में दिए जाते हैं? तो बायोडाटा में जो संदर्भ दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं कुल 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है रिज्यूम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिज्यूम का भाग नहीं होना चाहिए? तो रिज्यूमे का भाग एक नहीं होना चाहिए, वो धार्मिक शब्दता कि आप किस धर्म से संबंधित हैं वो आपके रिज्यूम में नहीं होना चाहिए। अगला है, आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस अनुभाग में शामिल करेंगे? तो आप भाग में शामिल करेंगे अतिरिक्त जानकारी के रूप में कि हम एक और भाषा के रूप में जानते हैं अगली भाषा को भी। अगला है, रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो यह फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोडाटा शब्द का भाषा है? तो बायोडाटा शब्द का जो भाषा है वह है अंग्रेजी। ठीक है, बायोडाटा अंग्रेजी शब्द का भाषा है। अगला प्रश्न है 54, करिकुलम विटाए किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो इसमें विकल्प आपके सामने है, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी और संस्कृत। तो आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा? आपका ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? खुले वाले छोर के प्रश्न में साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। खुला प्रश्न वह होता है जिसका अंत नहीं होता है। ठीक है, और जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आप का क्या नाम है, तो ये बंद प्रश्न हो गया। सीधे सीधे आपको एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर दे देना है, और जो बंद वाले होते हैं वह आप अपने बारे में बताइए, तो आप उसमें बहुत डिटेल में बताना पड़ता है। तो ये खुले छोर वाले प्रश्नों की भूमिका होती है, जो कि आपका विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में चिन्हित नहीं करता है? तो सोशल मीडिया के रूप में जो चिन्हित नहीं करता है वह है आपका विकिपीडिया। ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सभी सोशल मीडिया के रूप में हैं। बाकी विकिपीडिया सोशल मीडिया नहीं है, एक साइट है जहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। सोशल मीडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है,
दूसरा है किसी दूसरे व्यक्ति को तस्वीर को अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना। ये आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि दोनों गलत है। कि आपके पहले तो किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस्तेमाल करना ठीक है तो नहीं ठीक है। और आप गुस्से में हैं तो किसी को उत्तर न दें, क्योंकि आप गुस्से में हो सकता है कि उसको गलत उत्तर दे दें, ठीक है, तो फिर आप आगे चलकर आपको संबंध हो सकता है खराब हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो भावनात्मक स्थिरता, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका 59 है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है। दूसरा है, एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छा है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, केवल 2 सही है, क्योंकि यह सही है, शांत बना रहना चाहिए और तार्किक बना रहना चाहिए, लेकिन आक्रामक नहीं होना चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। अगला प्रश्न है, मृदु कौशल क्या है? समालोचनात्मक चिंतन है, समस्या समाधान है, या टीम वर्क है, या सभी है? तो इसका विकल्प आपको जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे की ओर। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। और अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, भले चैनल को ना सब्सक्राइब करें। और रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, आपके रिज्यूमे के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जो जानकारियाँ होती हैं वह नाम और संपर्क की होती हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत जानकारी है ना। अगला प्रश्न है, रिज्यूम के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले के क्रम में दी जाती है। सारांश कथन में समानता या जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं। अगला है, रिज्यूमे में मृदु कौशल शामिल होता है। तो आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा सभी, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिज्यूम होता है उसमें कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में और सबसे हालिया और सबसे पहले दी जाती है। जो सारांश कथन है यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं, ये सभी जरूरी है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है। लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं। विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए। तो विकल्प नंबर 63 का आपका सभी गलत है। सोशल मीडिया प्रोफाइल प्रोफेशनल लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी है, ठीक है, तो ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मृदु कौशल आम कौशल होते हैं। दूसरा है, कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल है। तो ये आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वह दोनों सही है, ठीक है, सी। एक साक्षात्कार का दौरान मौन का क्या मतलब है? मौन का मतलब है कि आपकी उपेक्षा हो रही है, ठीक है, कि आप अरुचि हैं, या साक्षात्कार देने वाले अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिए जाना अवसर है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसके मौन का यही मतलब है। अगला प्रश्न है, एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। दूसरा है, साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए। अगला है, साक्षात्कार लेने वाले की भाव भंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? केवल एक, व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और बाधित नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए उसके भाव भंगिमा की। अगला है, साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? तो पैराफ्रेजिंग वह है जिसमें साक्षात्कार देने वाले के विचार और भावनाओं को संक्षेप रूप में आप क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। इसको हम पैराफ्रेजिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? तो गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? चेहरे का हाव भाव भंगिमा और शारीरिक भाषा, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लिंक्ड इन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्य विचार कीजिए। हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में बात करना। दूसरा, उससे जुड़ जाना और आपको ऐसे अनुरोध भेजें।
तीसरा अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों या अन्य किसी व्यक्ति की तस्वीर लाना। तो इसमें आपका सभी गलत व्यवहार है। ठीक है। अगला प्रश्न है 70, एक अच्छे रिज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना, कि आप साक्षात्कार में कैसे सफल हो जाएं, ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसी हिसाब से आप रिज्यूम को बनाते हैं। अगला प्रश्न है एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है? एक अच्छे संप्रेषण में अनभिप्रेत संकेत, यानी कि शोर अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, वो बाधा पहुंचाता है। अगर शोर आपके आसपास में हो रहा है तो आप संप्रेषण एक दूसरे से कर पाएंगे अच्छे से? तो ये बाधा है। अगला प्रश्न है शब्दों के बिना संचार का क्या मतलब है? तो शब्दों के बिना संचार का जो मतलब होता है वो गैर मौखिक होता है, नॉन वर्बल, यानी कि आपके शारीरिक भावभंगिमा से, जो आपके आँखों से, आपके हाथों से ये चीज़ें होती हैं, वो होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है 73 पर हम आगे बढ़ते हैं। संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, संदेश जो प्रेषित करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। और रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करता है, ठीक है, जो प्रतिक्रिया देता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है खाली स्थान उद्देश्य या लक्ष्य संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना, यह का क्या कहलाता है? यह कहलाता है संचार कहलाता है। अगला है एक खाली स्थान प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। तो जोड़ता कौन है? चैनल एक जोड़ता है जिससे आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है पिच, तीव्रता, अवधि, स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। ये कौन संदर्भित करता है? यह छंद शास्त्र। अगला प्रश्न आपका है पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, गहन। अगर आप गहनता के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको समझने में क्या होता है? मदद करता है। अगला है पढ़ने के यस्क्यू 3R में दूसरा चरण क्या है? तो दूसरा जो चरण है इसमें वह आपका है क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न है 79, किसी संगठन के सदस्यों के बीच में आपस में जो संचार होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनौपचारिक संचार। अगला प्रश्न है प्रत्येक वाक्य के 2 आवश्यक भाग होते हैं। वह कौन कौन से भाग होते हैं? वह भाग होते हैं 80 नंबर का। इसको आप अंग्रेजी में भी ज़रूर पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कि देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। प्रश्न इसके पहले एक प्रश्न पीछे हमने छोड़ा हुआ था, उस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा और इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 पर चलते हैं कि मौखिक संचार खाली स्थान और सुनिश्चित करता है। तो मौखिक संचार क्या सुनिश्चित करता है? कि आपकी त्वरित बातचीत और तत्काल प्रक्रिया क्या है उसको सुनिश्चित करता है, वो है मौखिक संचार। अगला प्रश्न है एक बायोडाटा के लिए आपको अपने उद्देश्य और अनुभव सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हम किसी विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है। तो ये आपका कहलाएगा प्रतिक्रिया। ठीक है। जब आप समझ लेते हैं तभी तो प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई संदेश आपको मिला, फिर आप उस पर इमोजी देते हैं, कभी हंसने की, कभी रोने की, जिसमें आंसू गिरता रहता है, या कोई कभी हाथ जोड़ते हुए इमोजी देते हैं ना। तो ये कि हाँ, इससे समझ में क्या आता है कि प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ हम समझ गए हैं। या फिर कोई आंसर भी दे देते हैं मैसेज में लिख कर कि हाँ, जैसे कोई मैसेज करता है कि हाँ आपने ये पढ़ लिया, तो आप मैसेज देते हैं कि यस। या फिर आप ऐसे अंगूठे का जो दिखाता है कि हाँ यस, ऐसे कर बना देते हैं। तो ये प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है एक वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? वाक्य आपका है शब्दों का समूह जो व्याकरणिक रूप से क्या हो, सही हो, वही क्या होता है? वाक्य होता है। जैसे राम घर जाता है, ये वाक्य है। ठीक है। अगर हम लिख देते हैं राम जाता है घर,
तो ये व्याकरणिक रूप से सही नहीं, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वाक्य वही है जो समूह हो जो व्याकरणिक रूप से क्या हो, सही हो, व्याकरण उसका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो संचार बाधा को दूर करने के लिए एक अनुवादक का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? तो संचार बाधा नहीं है वह वित्तीय बाधा, वो संचार बाधा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? तो सीधी शरीर मुद्रा दर्शाती है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस दर्शाती है, जो कि आपकी सीधी शरीर मुद्रा होती है। अगला प्रश्न आपका है 89, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? तो संचार तत्व जो चक्र है उसमें चैनल होता है, उसमें रिसीवर होता है और उसमें समय भी होता है और उसमें प्रेषक नहीं होता कि जो संचार का तत्व बने। ठीक है, अगला प्रश्न है 89 के बाद हम अगले प्रश्न 90 पर आते हैं। दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल क्या है? तो इसका प्राथमिक कौशल है पढ़ने का कौशल। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये प्राथमिक कौशल है, आप दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो यह कौन सा खेल है जो कि मनोभाषाई, ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक जेंसिस गेम। तो यह कौन सा है? यह आपका है पढ़ना, पढ़ाई के माध्यम से ही हो पाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या है? तो किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ है प्रश्न नंबर 92, तो समझ बूझ कर पढ़ना, आवश्यक जानकारी निकालना। ठीक है, ये चीज़ें दोनों। ठीक, तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना एक क्या है? पढ़ना एक डिकोडिंग प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर, एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं। तो आपका वो क्या हो जाएगा? पहला कदम। ठीक है, पहला कदम इसमें आपको पहला कदम नहीं, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, मुहावरे से आप जानते हैं ना कि क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो संक्षिप्त रूप तो क्या कहलाता है? आपका सारांश कहलाता है। संक्षिप्त रूप में जैसे कुछ चीज़ें आप लिखते हैं ना, तो उसको हम सारांश कहते हैं, समरी। अगला प्रश्न है, बायो बिब्लियोग्राफी कैन कंसिस्ट ऑफ, ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। तो ग्रंथ सूची में आपका शामिल होता है पुस्तक, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो, ये सभी ग्रंथ सूची में आते हैं। तो प्रयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है 97, हमें खाली स्थान प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी, ज्ञान, जानकारी और अनुभव। ये सभी तीन चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, ज्ञान, जानकारी और अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, खाली स्थान और श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होता है। तो आपका स्वर और रवैया। अगला प्रश्न है, का मतलब है कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि खाली स्थान का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो इसमें आपका पहले लिखा जाएगा कि सटीक का मतलब है कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजी में आप का प्रयोग खाली स्थान और को संबोधित करने के लिए
किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अंग्रेजी में यू का प्रयोग किसके लिए होता है और किसको संबोधित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यू का प्रयोग छोटे और बुजुर्गों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर ऐसा ही हो जाएगी। ये पूरा प्रश्न पत्र है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संप्रेषण कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास। ये 100 प्रश्न है। जल्द ही आपको आगे के भी प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।